Good evening everyone and welcome back to another YouTube session on the CSMOP series. CSMOP ये आखिर है क्या? सेंट्रल सेक्रेटरीट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर्स, जिसके बारे में हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक पिछली वीडियो में समझा था। उसमें हमने एक बेसिक हायरार्की को समझा, आपके मिनिस्ट्रीज, आपके डिपार्टमेंट्स, ब्रांच ऑफिसर्स, सेक्शन ऑफिसर्स, सब सेक्शन ऑफिसर्स, आपके डीलिंग हैंड्स, आपके लोअर डिवीजन क्लर्क, ये सब क्या काम करते हैं। आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर पाओ, इसलिए प्लीज़ वो वीडियो फिर से देख के आना। मैं इस चैनल में फिर से वो लिंक कर दूंगा ताकि आपको हेल्प करें, एंड मैं उसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। वो वीडियो आपको एक अंडरस्टैंडिंग एंड एक समरी देगी पूरे इस डॉक्यूमेंट की, क्यों ये डॉक्यूमेंट लाया गया था, क्यों ये 13th एडिशन रिवाइज हुई, क्यों ये 14th एडिशन 2014 में आया, एंड इसका एक्चुअली पर्पस क्या है। आप किसी एग्ज़ाम के बारे में प्रिपेयर कर रहे हो, किसी डॉक्यूमेंट्स के बारे में, किसी लीगल डॉक्यूमेंट्स को समझने के लिए, एंड हमारी अप्रोच बहुत सिंपल है। हम अपने लेफ़्ट साइड में जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो तो पढ़ेंगे ताकि आपको जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, इन द वे द होल डॉक्यूमेंट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज, उसके पॉइंटर्स, सब कुछ समझो। एंड राइट साइड में हम समझेंगे हमारे बने नोट्स में। अब इन नोट्स का फ़ायदा क्या है? आप कुछ भी पढ़ते हो ना, यहाँ पे आपको एक हायरार्की दी गई है, आपको हायरार्की तो बताई गई है, पर क्या आपको ये समझ आ रही है? क्या आपको जो भी ये प्रेजेंट हो रहा है क्या वो समझ आ रहा है? गवर्नमेंट ने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है ना, थ्रू नोटिफिकेशन गेजेट में पब्लिश करना होता है। उनका हमारी अंडरस्टैंडिंग आए न आए, हम ये इतने बड़े बड़े वर्ड्स, इतनी बड़ी बड़ी लैंग्वेज यूँ तो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए ही मैंने नोट्स प्रिपेयर किए थे ताकि आप उन्हें विजुअली अप्लाई कर सको, आपको समझ आए इन अ स्टोरी लाइक वे। एंड ये समझना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम तो आपको क्लियर करना है ना। तो इसलिए विदाउट डिलेइंग इट एनी फर्दर, लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर 4। एंड आई होप दिस वीडियो इज़ गोना बी द बेस्ट, जो आपको इवन और एनरिच करे आपकी प्रीवियस बेस्ड नॉलेज। सो नाउ कंटिन्यू विद द चैप्टर 4, दैट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ द। हम पहले ये रीड करेंगे लेफ्ट साइड, एंड उसके बाद हम रीड करेंगे हमारे नोट्स, ताकि आप साथ साथ रिवाइज भी कर पाओ एंड समझ भी पाओ। सो लेट्स कंटिन्यू। चैप्टर 4, द मैनेजमेंट ऑफ द। यहाँ पे हमें एक डायग्राम दिया गया है जहाँ पे हम समझ रहे हैं मूवमेंट ऑफ इनवर्ड रिसिप्ट्स, यानी ऑफिस में क्या फाइल आई है, क्या कम्युनिकेशन आई है, क्या डाक्स आए हैं। हमने ये डाक का मतलब पिछले वीडियो में अच्छे से समझा। अब ये एक्चुअली आ किस पे रही है, इनके सोर्सेज क्या, डायरिस्ट पे, डीलिंग हैंड्स पे। एक डायरिस्ट उसे नोट करके अपनी डायरी में डीलिंग हैंड पे दे रहे हैं, जो कि हमारे ऑफिसर्स, ब्रांच ऑफिसर्स, सेक्शन ऑफिसर्स अपवर्ड लेवल में उन्हें प्रेजेंट करें। एंड देन इट गोज अगेन कि ये ऑफिसर पे आ रही है, ऑफिसर से आफ्टर द डायराइजेशन लेवल, यानी ये डायरी लेवल पे देके, डीलिंग हैंड को देके ये ऑफिसर पे जाएगी। एंड देन अगेन वही सेम प्रोसीजर जो कि हम आगे समझेंगे। एंड यह समझना आपको ज़रूरी है। आप हमेशा ये समझ के चलना कि जितनी अपर हायरार्की होती है ना, लाइक इवन आप कॉर्पोरेट में देखो या फिर गवर्नमेंट में देखो, जो आपकी अपर हायरार्की है ना, ये फाइल हमेशा वहाँ मूव करेगी। जितनी लोअर पोस्ट है ना, वहाँ पे ये रिसीव तो होगी, वो इसे मेंशन तो करेंगे, मैंने नोट कर लिया ये फाइल, पर इस पे जो एक्शन लेना है वो हमेशा अपर हायरार्की के लोग वो लेंगे जो ऑफिसर्स लेवल पे है, ना कि क्लर्क लेवल पे। अगर ये क्लर्क लेवल है ना, जो बस इसे नोट कर रहा है, तो ये ऑफिसर लेवल है जो कि इसे सॉल्व कर रहे हैं। इनमें भी टीम्स होंगी, प्रोसेसेस होंगे जो कि मिलके बैठ के सॉल्व करेंगे। नाउ कम्स द रिसिप्ट ऑफ द। अब इन्हीं रिसिप्ट को हम समझेंगे। During office hours, the entire doc of the department, including that addressed to ministers, officers by name, will be received in the central registry or the information facilitation counter, where and however immediate important doc addressed to ministers, officers by name is sent through special messenger directly, and it will be received by them or the personal staff. इसमें हमने समझा क्या, ऑफिसर्स आप मान लो कितने होते हैं, लेट्स से 9 AM, आई एम नॉट सेइंग इट ऑफिशियली बट अनऑफिशियली, लेट्स से कैजुअली 9 AM से लेके 5:30 PM तक आपके ऑफिस आवर्स रहे गवर्नमेंट के। अब उस पूरे एंटायर डे में ना, मतलब जो ऑफिस आवर्स की पोजीशन है, उसमें जो डाक है ना, यानी कम्युनिकेशन रिसीव्ड, आई विल राइट इट इन शॉर्ट। आप सुन ही रहे हो तो आप समझ भी रहे हो, एंड यहाँ पे आपके नोट्स को तो प्रोवाइड हो गई, तो आप बस समझना भी। आपको एक स्टोरी लाइन इन एक बेस क्लियर होना ज़रूरी है।
जो आपकी कम्युनिकेशन है ना, जो आपके डाक है, आपके मैसेजेस हैं, वो डिपार्टमेंट में जाएंगे, वो स्टोर कहाँ होंगे? वो स्टोर होंगे हमारे सेंट्रल रजिस्ट्री, सॉरी जस्ट सेकेंड, वो स्टोर होंगे आपके सेंट्रल रजिस्ट्री एंड आपके आईएफसी में, सेंट्रल रजिस्ट्री आईएफसी। अब क्योंकि ये डाक थोड़े ऑफिशियल पर्पसेस में हैं, ये सीक्रेट भी हो सकते हैं, पब्लिक भी हो सकते हैं, ठीक है, तो इनमें ऑफिस का नाम, उनके मेंशंस, उनके मिनिस्ट्रीज एंड उनकी जो ब्रांच ऑफिस, सबका नाम मेंशन होगा कि ये एक्चुअली इन्फॉर्मेशन है किसके लिए, ये जो कम्युनिकेशन मैं दे रहा हूँ ये है किसके लिए। लाइक मैंने एक ऑफिशियल लेटर लिखा, मान लो मैंने एक मेल लिखा है, आई एम राइटिंग अ मेल, मैं मेल तो मेंशन करूँगा ना आपकी कि ये जो कम्युनिकेशन मैं कर रहा हूँ ये किससे कर रहा हूँ, किसको मेल लिखा है, एंड सेम गोस है। अब क्योंकि ये ऑफलाइन मेथड में है, यानी मैंने एक फाइल लिख के भेजी है, पूरा एक कम्युनिकेशन प्रोसीजर फॉलो किया, तो उसमें मैंने ऑफिसर का नाम मेंशन किया। अब ये जाएगी सीधा सेंट्रल रजिस्ट्री या इंफॉर्मेशन फैसिलिटेटिंग काउंटर में, जहाँ पे जो इसका एड्रेस है ना, जहाँ तक कि अगर यहाँ पे ये थोड़ी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है, अगर मैं इसी मेल में लिख दूँ ना क्लासिफाइड है, तो ये जाएगी सीधा उसी मेंबर पे। मैं आपको समझाता हूँ यहाँ, ये मैंने मेल लिखी, लेट्स से एक जीमेल यूज़ कर रहा हूँ, ये मैंने मेल लिखी, ये पहले गई गूगल की रेपोजिटरी में, ठीक है, यानी हमारा सेंट्रल रेपोजिटरी या फिर आईएफसी, इंफॉर्मेशन फैसिलिटेशन काउंटर, वहाँ से ये डिज़ायर्ड पर्सन पे जिसे आपने मेल भेजनी थी वहाँ पे गई। पर व्हाट इफ़ ये है इम्पोर्टेंट क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे मैंने मेंशन करा ये इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे ना CRNIFC का जो रोल है ना वो मिनिमाइज़ हो जाएगा, ये कम होगा। ये क्यों? ताकि ये इन्फॉर्मेशन उस पर्सन के अलावा किसी और को पता ना चले, ना ही पब्लिकली डोमेन्स में अवेलेबल हो, ना ही ये डाउनलोडेबल हो, एंड ये सीधा जिस इम्पोर्टेंट के लिए लिखी है ना उसके लिए। अब मान लो एक ऑफिसर ने लिखा, एक IAS ने लिखा मेल, उसने लिखा हमारे PM को, मोदी जी को मेल, पहले हमारी जाएगी CRIFC में, फिर जाएगी मोदी जी के पास। पर अगर मैंने लिख दी ये नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पे, तो ये डायरेक्टली सारे ये CRIFC को क्रॉस करके जाएगी PM जी के पास। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, इन केस एन ऑफिसर इज ऑन लीव और ऑन ट्रेनिंग टूर और हैविंग रिटायर्ड और लेफ्ट द ऑफिसर आफ्टर द completion of his tenure, the incumbent or the personal staff concerned or the link officer or the officer just below the officer concerned dealing with the subject will receive the immediate important references except confidential letters for which link officer arrangement will be utilized. In case none of the above mentioned officers are in position, the central repository will receive such letters. अब मान लो मैं ये बंदा हूँ, किसी ने मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी, अब मैं छुट्टी पे गया हूँ, वेकेशन पे, ठीक है, मैं रिटायर हो गया, ठीक है, या फिर कुछ हो गया कि मैं इस पोजीशन में हूँ ही नहीं, तो मेरे साथ जितने भी जुड़े लोग थे ना, मतलब जो इस केस पे इनडायरेक्टली काम कर रहे थे, या जो मेरे अंडर हैं, या जो मेरे, ठीक है, अंडरलिंग में हैं, वो इस फाइल को देख सकते हैं, वो इसे रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो इनमें से कुछ भी नहीं है एंड यहाँ पे कोई भी मेंशन्ड ऑफिसर है ही नहीं, तो ये सीधा फिर जाएगी CR को, सेंट्रल रिपोजिटरी को, ठीक है, सेंट्रल रिपोजिटरी कह रहा हूँ, सॉरी, सेंट्रल रजिस्ट्री को, दैट इज सेंट्रल रजिस्ट्री। अब बस समझ लेना, एक ही बात है आपके लिए कि ये कॉमन वे है जहाँ से सब मेल लिंक होंगे। नाउ कमिंग टू आउटसाइड द ऑफिस आवर्स, यानी 9 AM जो हम लेके चले थे, 9 AM to 5:30, ये तुम्हारे ऑफिस आवर्स हो गए, जिसमें हमने समझा कि कोई कम्युनिकेशन आई, वो CRIFC में गई एंड देन हम तक आई, या किसी मिनिस्टर पे गई, पर अगर ये इंपॉर्टेंट है तो किसी पे गई नहीं, वो सीधा मेन पर्सन पे जाएगी। पर आउटसाइड द ऑफिस आवर्स क्या होता है? अब भाई सब लोग घर चले गए, अब जब घर ही चले गए तो भाई कोई रिसीव कैसे करेगा? जो डाक है ना, यानी कम्युनिकेशन है, लेट्स से ये फाइल है, ये रिसीव होगी बाय द एड्रेसी हिमसेल्फ एट हिज रेजिडेंस इफ मार्क्ड इमीडिएट एंड एड्रेस बाय द नेम, यानी जिसे ये इन्फॉर्मेशन जानी थी ना, यानी मान लो कोई ऑफिसर है, लेट्स से XYZ IAS,
ये इसके घर पे जाएगी एंड यही रिसीव करेगा अगर इसका नाम पता मेंशन्ड है, एंड क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी इंपॉर्टेंट लिखा होना चाहिए। और अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो जो डाक है ना वो रिसीव होगा नाइट ड्यूटी क्लर्क के थ्रू। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ना, हर डिपार्टमेंट आफ्टर ऑफिस आवर्स को एक नाइट ड्यूटी क्लर्क रखेगा जो कि लेटर रिसीव करेगा। एंड जहाँ पे ऐसी कोई अरेंजमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती ना, जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर ऐसी कोई अरेंजमेंट नहीं बता पा रहे हैं, तो यही ऑफिसर कुछ अरेंज करके देगा आपको कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिपार्टमेंट तक आ पाए, स्पेशली उस मिनिस्ट्री या ऑफिसर्स तक आ पाए। एंड देन जो ईमेल्स रिसीव होते हैं ना भाई, सब दूर से लेटर तो ये पोस्ट ऑफिस नहीं कर सकते, ठीक है, पोस्ट नहीं करेंगे, स्पीड पोस्ट नहीं करेंगे, कुछ मेल भी कर देंगे। तो जितने भी ईमेल्स हैं ना रिसीव्ड इन द डिपार्टमेंट विल बी डाउनलोडेड सेंट्रली बाय द डिपार्टमेंट एंड फॉरवर्डेड द सेम टू द ऑफिस कंसर्न। यानी ये मेल आया, जैसे मैंने आपको बताया, ये है हमारी सेंट्रल रजिस्ट्री, जहाँ पे सारे मेल स्टोर हो गए। अब यहाँ से ना लिंक निकलेंगे कि जो ए लेटर था ये इसके लिए मेंशन है तो ए पे गया, जो बी लेटर था वो इस आईएस के लिए वो डेजिग्नेटेड है वो इस पे गया, जो सी है वो। अब ये है तो सारे सेंट्रल रिपोजिटरी में, पर यहाँ से ना ये डाउनलोड होके जाएगा इन पे, समझे लिंक। देन द एक्नॉलेजमेंट ऑफ डाक, यानी मैंने एक्नॉलेज कर लिया कि मेरे पास आ चुका है, मुझे मिल चुका है, मैं उस पर काम स्टार्ट कर रहा हूँ। The receipt of the DAC in person will be acknowledged by the recipient signing his name in full and in ink with date and designation. In e-office acknowledgement will be self-generated, यानी यार इलेक्ट्रॉनिकली है, जैसे मेरे पास आएगा वो ऑटोमेटिकली साइन हो जाएगा कि हाँ मैंने रिसीव कर लिया, एंड भाई डेट एंड साइन सेम। आप कोई भी व्हाट्सएप मैसेज करते हो उस पर आ जाता है ना, लास्ट सीन, रेड, नॉट रेड, डिलीवर्ड, ऐसे सेम। और जो फिजिकली मेरे पास आया है उसमें मैं अपना साइन करके दूंगा, ठीक है। ऐसे साइन कर दिए, मैंने डेट डाल दी कि लेट से आज 18 जुलाई है, ठीक है, 2026, तो मैंने डेट डाल दी, नाम लिख दिया, सब कर दिया कि मुझे रिसीव हो गए, मैं इस पर काम स्टार्ट कर रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन ऑफ डाक, मैं ये रजिस्टर कैसे करूँगा? ऑल कवर्स एक्सेप्ट दोज एड्रेस टू मिनिस्टर्स ऑफिसर्स बाय नेम और दोज बेयरिंग द सिक्योरिटी ग्रेडिंग विल बी ओपन बाय द सेंट्रल रजिस्ट्री इंफॉर्मेशन फैसिलिटेशन सेंटर। जैसे मैंने आपको बताया, एक हमारे हैं क्लासिफाइड और एक हमारे हैं नॉर्मल, ठीक है। अगर ये क्लासिफाइड नहीं है तो ये पड़ा नॉर्मल की कैटेगरी में, और जब ये हैं तो ये हमारे ओपन होंगे सेंट्रल रजिस्ट्री में और इंफॉर्मेशन फैसिलिटेशन सेंटर में। अब जितने भी ओपन डाक है ना, एज वेल एज द कवर्स ऑफ अनओपन, ये क्लासिफाइड है, विल बी डेट स्टैम्प्ड, यानी उन पर डेट लगेगी कि वो रिसीव भी हो गए एंड आगे प्रोसीड भी कर दिए गए हैं, ठीक है, इन अ फॉर्मेट दैट इज सुटेबल टू द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट कंसर्न विद डिटेल्स, जो इंक्लूड करते हैं मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का नाम कि किस मिनिस्ट्री को था, किस डिपार्टमेंट को था, क्योंकि एक मिनिस्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। देन डेट ऑफ रिसिप्ट, किस डेट को मैंने रिसिप्ट किया, फिर कौन सी सेंट्रल रजिस्ट्री या इंफॉर्मेशन फैसिलिटेशन सेंटर पे ये आया उसका नंबर, एंड सेक्शन डायरी नंबर जिसने नोट किया डायरिस्ट ने एंड वो ऑफिसर को प्रोसीड किया। Then the physical DAC, including the fax messages, would be received by various functionaries, that is CR unit of the personal staff of the officer concerned. It shall be the responsibility of the functionary who first receives the physical DAC diaries. In case the enclosures are missing, the concerned officials will take action telephonically or in writing or electronically to obtain the enclosures from the sender, preferably in the electronic form, where voluminous books, papers, etc. are sent as an extra. The sender may be requested to send a soft copy. अब जो फिजिकल डाक है ना, यानी इंक्लूडिंग द फैक्स मैसेजेस एज वेल, वो हमारे फंक्शनरीज यानी जो सेंट्रल रिपोजिटरी है ना, या इंफॉर्मेशन फैसिलिटेशन सेंटर है, IFC, CR IFC, उसका ये ऑफिसर कंसर्ट के अंदर जो भी आएंगे वो रिसीव करेंगे, ठीक है। एंड जो डायरिस्ट होता है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो रिसीव करे, उसे डायराइज करे एंड डेट स्टैम्प कर दे कि वो रिसीव हो गया। अगर मान लो ये जो फाइल आई है आपके पास, जो काफ़ी बड़ी है, बल्कि है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप मुझे इतनी बड़ी बुक मत भेजो, पर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी या सॉफ्ट कॉपी भेज दो। अब मैं इसमें आपको हेल्प कर देता हूँ। एक होता है हार्ड कॉपी, एक होता है सॉफ्ट कॉपी।
हार्ड कॉपी का मतलब आप दुकान पे गए, आपने बुक खरीदी और बुक आपकी फिजिकल आई, बड़ी छोटी मोटी पतली कैसे भी है। सॉफ्ट कॉपी यानी मैंने ई फाइल दे ली, जैसे मैं आपको नोट्स दूंगा, ठीक है, मैं आपको मेल कर दूँ या फिर कुछ कर दूँ, तो जो आप तो ऑनलाइन रीड कर देंगे तो वो सॉफ्ट कॉपी हो जाती है। Distribution of data. The receipts may be forwarded to the officer section concerned. In case of the ambiguity, the correspondence may be forwarded as per the instruction of the appropriate authority. अब हमने चैप्टर 4 ख़त्म कर लिया है एंड मैं आपको ना समझने दे रहा हूँ। वैसे बहुत इतना इसमें होना भी नहीं चाहिए, बट अगेन मैं आपको समझा देता हूँ। दूसरा पेन कलर यूज़ कर लें एंड बहुत ईजी है। हमने क्या समझा, लेट्स से पहले कुछ ऑफिस आवर्स होते हैं एंड कुछ पोस्ट ऑफिस आवर्स होते हैं। ऑफिस आवर्स, ठीक है, यहाँ पे मैंने सेक्शन बना दिया पोस्ट ऑफिस आवर्स। अब मान लो ये है 9 बजे से लेके 5:30। अब यहाँ क्या होता है कि ये हमारा ऑफिस है, ठीक है, यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन है, किसी ने मुझे डाक भेजा, डाक आया, ये डायराइज होगा। जहाँ पे ना इस डाक में पहले मेरा नाम है, ये किसे भेजा जा रहा है, देन मिनिस्ट्री वगैरह सब है, किस ऑफिसर, किस डेजिग्नेटेड ऑफिसर को दिया जा रहा है। उसमें भी डाक क्या क्लासिफाइड है और अनक्लासिफाइड है, यानी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये काफ़ी कॉमन है। अगर ये अनक्लासिफाइड है ना, ये मेल आएगा, ये डाक आएगा, डाक ये हमारी सेंट्रल रिपोजिटरी या आईएफसी में गया, ये इसे नोट करेंगे और यहाँ से मुझे फॉरवर्ड होगा एंड मैं इसे डेट स्टैम्प करूँगा, अपना नाम लिखूँगा कि मुझे मिल गई। अगर ये क्लासिफाइड है ना, तो यहाँ पे CRIFC का रोल कम हो गया, रोल कम है यहाँ पे मैं डायरेक्टली ये मेल मुझे देंगे, सर ये तो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है, हम रीड नहीं कर सकते, इसलिए हमने डायरेक्टली आपको भेजा है। देन आता है हमारा पोस्ट ऑफिस आवर्स 5:30 के बाद। अब भाई मैं चला गया हूँ अपने घर वापसी, मेरी हो गई होम कमिंग। अब मान लो कोई इन्फॉर्मेशन आती है, तो या तो मैं अरेंज कर दूँ अपने विद इन टीम मेंबर्स की, भाई तुम जाना कलेक्ट कर लेना, ठीक है, मैं किसी डायरिस्ट को, रजिस्ट्री ऑफिस को कॉल कर दूँ या बोल दूँ या फिर पर्सनली किसी को भेज दूँ ऑफिसर को जो इस कम्युनिकेशन को रिसीव कर पाए। अगर ये भी नहीं होता है, सारे छुट्टी पे गए हैं, ठीक है, बाहर गए हैं, कुछ हुआ है, तो ऑफिस के बाहर ना मेरे कंसर्न डिपार्टमेंट का एक नाइट क्लर्क ऑफिसर रहेगा, नाइट क्लर्क या नाइट ड्यूटी ऑफिसर लेट से, ठीक है, नाइट ड्यूटी ऑफिसर। तो उससे ये इन्फॉर्मेशन जाएगी एंड सुबह मैं जब आ जाऊँगा तो ये मुझे भेज देगा, ठीक है। यहाँ पे एंड अगेन मैं आपको यहाँ पे भी समझा देता हूँ नोट्स का मतलब क्या बना गया, मैंने बताया नहीं ऐसे। इनिशियल सोर्सेस ऑफ रिसिप्ट, पहला एक तो ऑफिसर पे जाएगी, एक हमारा डायरिस्ट है, एक हमारा डीलिंग हैंड्स है, एक हमारा सेक्शन ऑफिसर है, ये सब पे इन्फॉर्मेशन जा सकती है एंड ये हायरार्की लेवल है कि डायरिस्ट पे गई, फिर डीलिंग हैंड पे गई, फिर सेक्शन ऑफिसर पे गई एंड यहाँ पे या फिर आफ्टर डायराइजेशन ऑफिसर पे आएगी जो इसे डेट स्टैम्प कर देगा एंड फिर कंसर्न ऑफिसर पे जाएगी। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी लिखिए, डाक इज़ द फाउंडेशन रॉ मटेरियल ऑफ गवर्नमेंट, it encompasses all communication received issued if the dark stops the secretariat holds. This chapter outline करता है the ironclad protocols for how external and internal communications breach the perimeter of a ministry. Every letter, memo and email must be captured, registered and directed to the precise mode of action with zero leakage and absolute accountability. अब हम यहाँ बात करते हैं, आपको साथ साथ दिखा के भी चलता हूँ। रिसिप्ट ऑफ डाक, स्टैंडर्ड ऑपरेशन एंड नॉन स्टैंडर्ड एंड डिजिटल ऑपरेशन। ड्यूरिंग ऑफिसर्स आवर्स द एंटायर डाक ऑफ द डिपार्टमेंट मस्ट रिसीव द सेंट्रल लॉ इन्फॉर्मेशन। याद रखना CRIFC, ये हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेशन हैं और ये हमारे नॉन स्टैंडर्ड एंड डिजिटल। जब आउट ऑफ ऑफिसर्स हैं, जब नाइट ड्यूटी क्लर्क बैठा है एंड उसे ये इन्फॉर्मेशन पास करनी है जो कि मुझे सुबह देगा या फिर मैंने अपना पर्सनल बंदा भेजा है कि भाई आप रिसीव कर लेना। और जो ईमेल्स हैं वो तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएंगे कि मैसेज डिलीवर्ड, मैसेज सीन, ब्लू टिक आ गया।
देन कम्स द एक्नॉलेजमेंट कि मैंने अपना नाम पूरे में, अपनी मिनिस्ट्री का नाम, अपना डेट स्टैम्प कर दिया, साइन कर दिए, ये लिख दिया, ठीक है। यह है ना सैम्पल, नाम, डेट, मेरी पोजीशन क्या है एंड मैं किस मिनिस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, मैंने डेट स्टैम्प कर दिया। और डिजिटल ट्रांसलेशन में अगर मान लो मेरे टैब पे या मेरे लैपटॉप पे या मेरे कंप्यूटर में किसी ने मेल भेजा मेरी आईडी पे, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना ई सिग्नेचर, यानी मैसेज रिसीव करके और रिसीव कर लिया तो मुझ पर पहुँच गया ऑटोमेटिकली। नाउ कमिंग टू द चैप्टर 5, फाइल मैनेजमेंट, मूवमेंट ऑफ फाइल्स। ये फाइल्स ट्रैवल कैसे करती है, पहले तो मैंने आपको बताया ना हायरार्की होती है। एक फ़ाइल किसी पे भी डिलीवर होगी, बीट CR IFC, ये भी तो किसी को देगा ही ना, एंड किसी को छोटे को तो देगा ही नहीं। जिसने एक्शन लेना है, जिसके लिए कंसर्न है ये फाइल, उससे ही तो जाएगी। ये फाइल हमेशा अपर लेवल पे पास ऑन होती है, जो इस पे स्टेप्स एंड अकाउंटेबिलिटी अपने नाम पे लेगा। नाउ कमिंग टू द फाइल मैनेजमेंट, चैप्टर 5, स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट्स फॉर डीलिंग विद द केसेस ऑफ रेपिटेटिव नेचर, यानी जो केसेस हम रेगुलर देखते हैं या उनका काफ़ी कॉज रेपिटेटिव इन नेचर होता है, जैसे लीव सैंक्शन हो गई, एडवांसेस हो गई, ये सब हो गई, स्टैंडर्ड प्रोसेसेस हैं, रेगुलरली अकरिंग प्रोसेसेस हैं, रेगुलरली अकरिंग। They may be devised a standard process sheets, SPS लेट से एक स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट डिवाइस होती है कंसर्न डिपार्टमेंट के थ्रू, जहाँ पे कोई नोट्स रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। दीज केसेस हमने समझा था ना, एक हो गई हमारी फाइल लेफ़्ट साइड, राइट साइड, यहाँ पे हमारा कोरस्पॉन्डेंस पोर्शन है, और हमारे राइट साइड में लोअर लेफ्ट पे हमारा नोट्स पोर्शन है। तो जब हमारी स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट्स डिवाइस होती है ना, एक हमारा डिपार्टमेंट है लेट्स से XYZ, इसने रेगुलर फंक्शंस के लिए, रेगुलर शिफ्ट्स के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट्स डिवाइस कर दी, ठीक है, जिसमें हमारा नोट पोर्शन एक्सक्लूड कर दिया गया। Level of disposal and channel of submission. Each ministry or department shall lay down a detailed scheme of delegation at all levels so that the decision making take place at the most appropriate level. This shall be updated from time to time and placed in public domain. यानी अब भाई मिनिस्ट्री है, बड़े कदम लेगी। अब क्योंकि हम ऑफिस ऑफ मैनुअल प्रोसीजर्स पढ़ रहे हैं, मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर्स पढ़ रहे हैं, सरकैज़म थोड़ा तो बनता है ना, XYZ by X थोड़ा तो बनता है, पढ़ गए। एक मिनिस्ट्री या लेट्स से सेक्रेटरीट है, उनके डिपार्टमेंट्स हैं, एंड विद इन डिपार्टमेंट वो कुछ तो रूल्स रखेंगे ना कि ये जो डेलीगेशन है पावर्स की, या फिर लेट्स से कि कौन इस पर कैसे स्टेप लेगा। लाइक एक प्राइवेट कंपनी है, वहाँ पे तो ऐसा होता है CEO है, फिर मैनेजर है, फिर आप हो, एंड आपके नीचे भी क्लर्क है, ठीक है। तो ये तो एक प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड है ना, एंड सेम यहाँ पे गवर्नमेंट, PSU कंपनीज, इन सब में भी होता है कि एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स डिवाइस है कि डेलीगेशन कैसे होती है, ये फाइल कौन रिसीव करेगा, कौन इस पर एक्शन लेगा, कौन इस पर साइन करेगा, रिसीव लेवल क्या है, एंड उससे नीचे किस ऑफिसर्स को वो पावर दी गई है कि वो एमरजेंसी स्टेप ले पाए। ये सारी हम बात करते हैं नॉर्मल एंड इमरजेंसी प्रोविजंस में, ठीक है। The number of levels to which a file passes for a decision shall not exceed 4. अगर एक फाइल पे जो डिसीजन लेना है ना, लेट से एक फाइल है ऑफिसर पे गई, इसे समझते हैं, इसने ब्रांच ऑफिसर पे दे दी, सेक्शन ऑफिसर पे दे दी, फिर से लिख देता हूँ, इसने लिख दी सेक्शन ऑफिसर पे, इसने दे दी ब्रांच ऑफिसर पे, इसने दे दी ये डिपार्टमेंट ऑफिसर पे, इसने दे दी मिनिस्ट्रेट पे, सेक्रेटरीट पे। तो भाई यही करते रह जाएंगे क्या? ऐसे तो ये जो डाक है, इस पे जो एक्शन लेना है वो तो काफ़ी लंबा चला गया ना, तो मेरी तो फाइल आधे में रह गई, अधूरे में रह गई। इसलिए ये जो स्टेप्स है ना, कभी 4 से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। लास्ट स्टेप इज़ 4, हमेशा 4 स्टेप से अंदर रहेगा या इक्वल रहेगा। इसका रीज़न ये है ताकि जितने भी ये जो प्रोसेस हमने देखे ना, ऑफिसर से SO, BO, DO, मिनिस्ट्रेट, ये हमारे कैंसिल आउट हों, ये जल्दी से जल्दी ही केस पे डिसीजन लेके, अगर फाइनल नहीं होता तो डायरेक्ट इन्हें भेज के डिसीजन लिया जाए।
wherever level jumping is done in respect of any category of cases, each such case on its return will pass through all the levels jumped over. Who in suitable cases could resubmit the cases for reconsideration. मैंने आपको बताया ना, ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, ब्रांच ऑफिसर, डिपार्टमेंटल ऑफिसर और फिर हमारे एडमिनिस्ट्रेटर। अगर मान लो ये हमने कम लेवल पे करना था ख़त्म, तो मैंने एसओ स्किप कर दिया, मैंने बीओ पे दे दी, बीओ ने स्किप करके सेक्रेटरीट पे दे दी, तो एसओ और बीडीओ का काम क्या रह गया यहाँ? मे बी यहाँ कुछ और हो, पर अकाउंटेबिलिटी पूरे रखने के लिए एक प्रोसीजर इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है या फिर किसी रूल्स के तहत है, जैसे भी है, ये तो स्किप हो गए ना इनकी पावर्स। इन्होंने तो अपने डिसीजन दिया ही नहीं, एंड मे बी इन्होंने कुछ फाइंडिंग्स थी जो इन्हें बताना था या सबमिट करनी थी, तो इनसे स्किप कर दिया। इसलिए जब यहाँ पे भी ये फाइनलाइज हो जाए ना, तो ये वापस आके सब लेवल्स पे जाएगा, यानी एसओ भी अपना डिसीजन देगा और डिपार्टमेंटल ऑफिसर भी अपना डिसीजन देगा। और ये ना, अगर इन्हें लगता है ना इन्हें कुछ फाइंडिंग्स मिली है उस पर या फिर फाइल का डिसीजन सही नहीं है, तो ये अपना डिसीजन, अपने ओपिनियन भी रख सकते हैं एंड इस केस को रिकन्सिडरेशन के लिए भेज देंगे। एंड इन केस ऑफ अर्जेंट मैटर्स, जैसे मैंने कहा था एमरजेंसी प्रोविजंस है, दिस डिसीजंस मे बी कन्वीड डायरेक्टली टू द ऑफिसर कंसर्न्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन, who after doing the same shall bring it to the notice of the levels of officers that have been jumped in the hierarchy। अगर मान लो यार एक डिसीजन है, वो सीधा आईएएस ने लेना है, तो मैं बीच के बीओ, डीओ, एसओ, एमओ सबको क्यों घुसाऊँ? आईएएस ने तो डिसीजन देना है, एंड मुझे तो क्योंकि ये अर्जेंट है तो अर्जेंटली मैंने लिया, आईएएस को दे दी। पर ऐसे थोड़ी चलता है अब, क्योंकि ये अगेन मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये तो समझना है ना कि यहाँ पे डायरेस्ट, डीलिंग हैंड्स, ब्रांच ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर सबका काम है। एंड जब ये डिसीजन दे भी देगा ना इमरजेंसी में, तो भी इनके गो थ्रू ही होके जाएगी, वो ये स्किप कर ही नहीं सकते किसी भी हालत में। अब गाइडलाइंस फॉर नोटिंग, ऑल नोट शैल बी कंसाइज एंड टू द पॉइंट। नोटिंग हमारे होती है, फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ, ये है हमारी फाइल, ये है हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन, ये है हमारा नोट्स पोर्शन। तो हम कोई भी मीटिंग में या कहीं पे बैठे होंगे तो हम यहाँ पे तो वो नोट अपने लिखेंगे कि हमारी साइड से क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अब ऑल नोट्स सेल्फ कंसाइज एंड टू द पॉइंट। एडिशनल मटेरियल इफ एनी मे बी प्लेस्ड इन द अपेंडिक्स। Black or blue ink shall be used for all the categories of staff and officers. In case of handwritten noting, only black or blue ink shall be used. यानी जो नोट्स है ना वो काफ़ी कंसाइज होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए, पूरी स्टोरी बताने वाले होने चाहिए, कंसाइज होके भी एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे। वो हमेशा ब्लैक या ब्लू इंक यूज़ होगी सारे ऑफिसर्स की इसके लिए, कोई भी अलग से रेड, ब्लू, IGBTQ वगैरह वगैरह, मतलब वो कलर्स का बता रहा हूँ, वैसे यूज़ नहीं करता। सारे ऑफिशियल इससे ब्लैक एंड ब्लू इंक यूज़ होगी ऑफिशियल कैटेगरीज में, एंड जिस सारे ऑफिसर्स, क्लर्क सब में सेम चलेगा। जो डीलिंग हैंड है ना, शैल अपेंड फुल सिग्नेचर, नेम एंड डेट ऑन द लेफ्ट बिलो ऑफ द नोट। एन ऑफिसर शैल अपेंड फुल सिग्नेचर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द नोट विद द नेम, डेजिग्नेशन एंड डेट। ये हमने नोट की बात की जो लेफ़्ट साइड पोर्शन में होता है, जहाँ के लेफ़्ट साइड में डीलिंग हैंड देगा अपना नाम, सिग्नेचर ब्लू ब्लैक इंक में अगेन एंड डेट, और जो राइट साइड में यहाँ पे हमारा ऑफिसर देगा जिसने फंड रिसीव किया है, वो अपने नोट्स लिखेगा सेम करके, नेम, डेट, सिग्नेचर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट में तो आपको पता ही है, खुद ही हो जाएगा हर लेवल पे, ज़रूरत ही नहीं पड़ती साइन की। अब जब हम ये प्रिपेयर करते हैं ना नोट्स, ये हम सबमिट करते हैं नोट्स फॉर द कैबिनेट एंड कैबिनेट कमिटीज, ग्रुप्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड कमिटीज ऑफ सेक्रेटरीज, कॉन्स्टिट्यूशन और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई लेवल कमीशंस। यानी कोई भी बड़ी सी मीटिंग बैठी, मिनिस्टर्स बैठे हैं, कैबिनेट कमिटीज बैठी हैं, कुछ भी है, हमने तो उन्हें रिपोर्ट ला के भेजा है। अब उसमें क्या होता है कि जब हम ये नोट्स प्रिपेयर करते हैं ना, हमें ये खास ध्यान रखना होता है कि जो फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड है ना हमें, वो कैबिनेट सेक्रेटरीट के थ्रू वही हम यूज़ करें। हम अपने से दिमाग में चलाएं कि हाँ हमने कुछ भी बना दिया फिर हम अपलोड कर दें और वो ऑफिशियल भी माना जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हम लेके चल रहे हैं तो वो काफ़ी एक्सटेंसिव, काफ़ी ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ होनी चाहिए, इन्हें प्रॉपर फॉर्मेट दिया गया होना चाहिए। देन द मॉडिफिकेशन ऑफ नोट्स और ऑर्डर्स।
अब हम बात कर रहे हैं द सीनियर ऑफिसर शुड नॉट रिक्वायर एनी मॉडिफिकेशन इन और रिप्लेसमेंट ऑफ नोट्स रिकॉर्डेड बाय देयर जूनियर्स वंस दे हैव बीन सबमिटेड टू देम। अगर एक बार कोई जो नोट है सबमिट हो गए, ठीक है, कोई फाइल है, कोई डाटा है, कोई कम्युनिकेशन है, उनके नोट्स रिसीव हो गए एंड वो सीनियर ऑफिसर पे हैं, तो वो ये नहीं कर सकता कि उस पर कोई मॉडिफिकेशन या रिप्लेसमेंट आ गई हो। अगर उन्हें करना भी है ना, तो वो अपने खुद के नोट्स लें एंड वो ऐड कर दें। वो अपने ओपिनियंस लिख सकते हैं, ठीक है। अगेन वो कॉन्साइज और ब्लू ब्लैक इंक पे होने चाहिए। वो कट नहीं करेंगे, उन्हें मॉडिफाई करने के लिए नहीं बोलेंगे, उनके ओपिनियन चेंज नहीं करेंगे अचानक से। उन्हें लगता है कुछ एक्स्ट्रा है तो वो अलग से इन्फॉर्मेशन ऐड कर दे। अब क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, काटा पीटी वैसे थोड़ी चलेगा, भाई मैंने लिखा, अरे नहीं नहीं ये तो गलत है, अरे नहीं नहीं ये तो गलत है, अब सही लिखा है, ऐसे नहीं चलेगा। आपको कुछ ओपिनियन है, आप अलग से मेंशन कर दो एंड वो हो जाएगा। पेस्टिंग ओवर अ नोट और अ पोर्शन फॉर इट टू कंसील शेड नॉट बी डन, यानी ऐसा नहीं कि मैंने लिया वाइटनर चढ़ा दिया। द सेम रीज़न बीइंग कि भाई ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे तुम कटिंग पेस्टिंग, ये तुम्हारा एग्ज़ाम पेपर नहीं है जहाँ पे तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएंगे ऐसी चीज़ के कि तुमने कट करके भी सही लिख दिया। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, तुम्हें समझना पड़ेगा इस चीज़ को कि अगर तुम कटिंग पेस्टिंग करोगे ना तो ये बताता है कि तुमने कितनी मिस्टेक्स की होंगी एंड तुम ऐसा शो नहीं करना चाहते। हर पर्सन का अपना ओपिनियन, अपने व्यूज़, अपनी फाइंडिंग्स होंगी, वो उसने नोट्स पोर्शन में मैंशन की। अगर तुम्हें लगता है ये गलत भी है या फिर कोई मिस्टेक भी हुई है, तुम कभी उसे कंसील नहीं करोगे टू हाइड द फैक्ट्स, वरना लगेगा कि इस फैक्ट्स को कैंसिल करा गया है, इसमें चेंजेस किए गए हैं, इस पर प्रेशर बनाया गया है। ऐसा नहीं होगा। तुम्हें लगता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली है तो तुम उसे अलग से लिख दो, उसके नीचे लिख दो, पर उसे कवर, हाइड, कंसील कुछ नहीं करोगे। Where a note recorded in the first instance requires any modification on account of additional facts or any error have come to notice, a subsequent note may be recorded keeping the earlier note intact। यानी पुराना नोट वैसे का वैसा रहेगा, पर अगर कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको एरर या फिट लगता है, तो आपने एक सब्सिक्वेंट नोट ऐड किया जिसमें आपने मेंशन कर दी सेम डिटेल्स कंसाइज मैनर में, ब्लू ब्लैक इंक। Where a final decision already communicated to a part is found later on to be have given on a mistake ground or incorrect facts or wrong interpretation of the rules due to misunderstanding, such withdrawal may also have legal implication. In all such cases, in addition to the consulting the Ministry of Law wherever necessary। अगर एक फाइनल डिसीजन है जो ऑलरेडी कम्युनिकेट कर दिया गया एक पार्टी पे, वो बाद में पता लगता है कि भाई वो गलत है, वो रॉन्ग ग्राउंड्स पे, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड था, ठीक है। इस विड्रॉल के लिए ना, इस इन्फॉर्मेशन को मतलब गलत वे में बताने के लिए, गलत इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप पे लीगल इम्प्लीकेशंस भी हो सकते हैं, और ये हमारा फाइनल करेगी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ कंसल्ट करते हुए। एंड सच ए विड्रॉल जो भी है ना शुड बी परमिटेड ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ एन ऑफिसर हायर देन द वन हु टुक द ओरिजिनल डिसीजन। यानी ये एक क्लर्क ने डिसीजन लिया था, जस्ट एग्जाम्पल, ऐसा सच में नहीं है क्योंकि एक ऑफिसर ही लेगा, बट जस्ट एक क्लर्क ने डिसीजन लिया। अब मान लो ये तो निकला गलत, ये मिस इन्फॉर्म्ड है, ये गलत डिसीजन है, इसकी तो विड्रॉल चाहिए। अब जो नेक्स्ट डिसीजन दिया जाएगा ना, सो इसकी जो विड्रॉल की जो परमिशन है ना, ये परमिशन और ये तभी अप्रूव होगी जब इससे ऊपर कोई ऑफिसर, यानी ब्रांच ऑफिसर या सेक्शन ऑफिसर, कोई भी ऑफिसर इससे ऊपर लेवल का ये परमिशन देगा तभी। यानी इसने तो ओरिजिनल डिसीजन लिया था ना, एंड इसके ऊपर बैठे हैं इसके बड़े साहब, तो जब तक वो एग्री नहीं करेंगे विड्रॉल एप्लीकेबल नहीं होगा। नोटिंग ऑन फाइल्स फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स, यानी मुझे डिफरेंट डिपार्टमेंट के थ्रू अब फाइल्स हैं, तो मुझे उन्हें डिकोड करना पड़ेगा, इनक्रिप्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इफ द रेफरेंस सीक्स द ओपिनियन, रूल और द concurrence of the receiving department and requires detailed examination, such examination may be done separately through routine notes on a separate file which will be created by the receiving department. Only the final result will be recorded on the file by the officer concerned। भाई किसी और डिपार्टमेंट की फाइल का मुझसे क्या लेना देना, पर चलो मेरे पे आ भी गई, तो मैं जितनी भी इस पर इंफॉर्मेशन गैदर होगी ना, वो सब्सिक्वेंट नोट पे करूँगा, उस फाइल के नोट्स पे नहीं करूँगा, पर मैं एक सेपरेट फाइल बनाऊँगा, एक सेपरेट फाइल बनेगी जिस पे मैं अपने वो नोट्स ऐड करूँगा, एंड जब एक फाइनल डिसीजन रीच होगा ना, तभी मैं उस पर चेंजेस या मॉडिफिकेशन करूँगा। द रिसीविंग डिपार्टमेंट shall open subject wise file for each year in which such routine notes will be kept। जो रिसीविंग डिपार्टमेंट है, यानी किसी और डिपार्टमेंट ए की फाइल मेरे पे आई और मैं बी डिपार्टमेंट है, वो है रिसीविंग डिपार्टमेंट, ये सब्जेक्ट वाइज ओपन करेगा ईच फाइल, ठीक है, हर साल
and such notes will be kept here. The interdepartmental note recorded on the file of the originating department will bear the subject file number to facilitate retrieval for the future reference and storage in electronic environment. जहाँ पे रेफरेंस रिक्वायर होता है ना इन्फॉर्मेशन ऑफ अ फैक्चुअल नेचर और अदर एक्शन इज बेस्ड ऑन अ क्लियर प्रेसिडेंट और प्रैक्टिस, द डीलिंग हैंड इन द रिसीविंग डिपार्टमेंट में नोट ऑन द रिसीव्ड फाइल स्ट्रेट अवे. Where a note is recorded by an officer after obtaining the orders of a higher officer, the fact that the views expressed therein have the approval of the latter should be specifically mentioned in the note to be recorded on the file of the originating department. ये सब आपको आगे एक लिंक में समझाता हूँ. अभी आप बस ये रीड करो एंड समझो इस चीज़ को. Aids to processing. Each section shall keep in the knowledge management system of the department the following records, electronic records for the important subjects dealt by it. यानी जो नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है ना, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक ब्रांच, हर एक सेक्शन का, वो अपने अंदर ये सर्टेन डॉक्यूमेंट्स रखेगा ही रखेगा. द प्रेसिडेंट बुक, द स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट्स जो रेगुलर रूटीन्स के लिए यूज़ होती है, द ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ इंपॉर्टेंट डिस्कशन इन मिनट्स. ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं यानी जो बोला गया है, स्पीकर ए क्या बोलते हैं, स्पीकर बी क्या बोलते हैं, उनके क्या ओपिनियंस हैं, उनके क्या व्यूज़ थे, उन्होंने पूरी मीटिंग में क्या बोला है. ठीक है, उनकी एक स्टैंडर्ड शीट होती है, मतलब ट्रांसक्रिप्ट होती है, वो नोट्स होते हैं. ठीक है, कॉपीज ऑफ द एक्ट्स, रूल्स, ऑर्डर्स एंड द इंस्ट्रक्शन कंसर्निंग द सब्जेक्ट्स डिल्ट विद ईच डिपार्टमेंट शैल बी मेंटेन्ड बोथ इन फिजिकल फॉर्म एज वेल एज ऑन द वेबसाइट. एंड देन कम्स द गार्ड फाइल. नाउ कम द ओरल डिस्कशन. All points emerging from discussions, including telephonic discussion between two or more officers at the same department, or from discussion between officers of different departments, and the conclusion reached shall be recorded precisely on the relevant file at the earliest by the officer authorizing action. यानी अगर मान लो दो लोगों के बीच में बातें होती हैं, ठीक है, टेलीफोनिकली कॉल है या कुछ भी है, सेम डिपार्टमेंट है, डिफरेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है, अब जो कंक्लूजन फाइनल रीच होगा ना, वो रिकॉर्ड किया जाना चाहिए. और ये फाइल जो बनाएगा ना, वो होगा वो ऑफिसर जो ऑथराइज़ कर रहा है सेक्शन को. बात हो गई, सब हो गया, समझ आ रहा है. सेकंड पार्टी का भी उतना रोल है, बट क्योंकि डिसीजन मेरा है, एक्शन ऑफिसर मैं हूँ इस चीज़ का, तो ये रिकॉर्ड भी करना मेरी जिम्मेदारी है. और जितने भी डिस्कशन, जितने भी इंस्ट्रक्शन, जो भी डिसीजन लिए जाएंगे ना, विच द ऑफिसर रिकॉर्डिंग देम कंसिडर्स टू बी इम्पोर्टेंट इनफ फॉर द पर्पस शुड बी कन्फर्म्ड बाय ऑल दोज हु हैव पार्टिसिपेटेड और आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम. यानी ओरल डिस्कशन में मान लो मैंने तुमसे बात की, अब मैंने कुछ भी नोट्स बना दिए, पर मैं ना तुमसे एक बार वेरीफाई करवाऊंगा कि भाई तो अपना साइन दे दे कि यही बात हुई थी, यही डिसीजन रीच हुआ था. कल में कोई ये ना बोल दे अकाउंटेबिलिटी के नाम पे कि हाँ सर आपने तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन छाप दी, ऐसे तो कुछ बात ही नहीं थी. तो इसमें अकाउंटेबिलिटी की बात ज़रूरी है, क्योंकि ये ऑरली चीज़ है. वहाँ पर वॉइस रिकॉर्डिंग थोड़ी चलेंगी कि सर ये तो रहा प्रूफ, पर आपको उसी टाइम ये अपने नोट्स बना के सब्सिक्वेंट सिग्नेचर भी लेने पड़ेंगे ताकि एक वेरिफिकेशन हो पाए. Oral instruction by the higher officer. Where an officer is giving direction, including telephonic direction for taking action in any case, in respect of the matters on which the officer or subordinate has power to decide, the subordinate shall ordinarily do so in writing. If however the circumstances of the case are such that there is no time for giving the instruction in writing, there should be followed up by writing a written confirmation at the earliest. एक बड़ा ऑफिसर ने छोटे ऑफिसर से कुछ बातें की. अब छोटे ऑफिसर का बनता है कि भाई वो इन राइटिंग सारे नोट्स ले पाए, उन्हें कंफर्म कराए उस ऑफिसर से. ठीक है, अगर उस टाइम पे ये नोट्स नहीं भी ले पाता है, ठीक है, या फिर राइटिंग नहीं भी हो पाती है, अगर ऐसा कोई केस भी आता है ना कि वो इंस्ट्रक्शन लिख ही नहीं पाया, पर जब उसे टाइम मिले ना, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, या जब वो अपने डेस्क पे हो, तब वो इसे लिखे अपने हाई ऑफिसर से कंफर्म कराए, तभी उस डिसीजन को, इंस्ट्रक्शन को वैलिड एंड लीगल माना जाएगा. Next comes कि when an officer is acting under instruction of an official superior, he shall obtain the direction in writing wherever practical before carrying out the instruction. सेम बात है कि जो भी इंस्ट्रक्शन अपने सुपीरियर के इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है, वो पहले उनसे कंफर्म कराए, उन्हें राइटिंग में ले. ठीक है, जहाँ पे प्रैक्टिकल है वो चीज़, वरना वो अकेला फंसेगा एंड कोई साथ भी नहीं देगा. सीधी सी बात है, क्योंकि यार लीगल काम है, इसमें आप रिस्क नहीं ले सकते हैं. तो अगर आपको इंस्ट्रक्शन मिले भी हैं तो एटलीस्ट आप वो कंफर्म तो कराओ कि सर आप मान रहे हो ना, आपने मुझे इंस्ट्रक्शन दिए हैं एंड ये काम ऐसे ही होगा, कल को अकेला मेरा नाम ना आए.
Wherever it is not possible to do so, he shall obtain written confirmation of the direction as soon thereafter as possible. If the officer giving the instruction is not the immediate official superior, but is the one higher to the later in the hierarchy, the officer shall bring such instruction to the notice of the immediate superior at the earliest. समझे? यानी ये मैं हूँ, ये मेरे ऊपर बड़े साहब हैं और इनके ऊपर भी बड़े बड़े साहब हैं। मुझे इंस्ट्रक्शन दिए इन्होंने, मैंने वो फॉलो भी कर लिया, मैंने वो राइटिंग में भी ले लिया, पर इनका क्या काम है? तो मैं इनसे भी कंसल्ट करके चलूँगा, मैं इनसे भी ना राइटिंग में लूँगा कि सर मुझे ऐसे ऐसे डायरेक्शन है, आप प्लीज़ रिटन लीगली कंफर्म कर दो। इनसे तो कराऊँगा ही कराऊँगा, पर इनसे भी बता के सब करवाऊँगा। एटलीस्ट इन्हें इन्फॉर्मेशन रहे कि उनकी टीम का मेंबर ये डिसीजन ले रहे हैं, ये ऑफिसर को कंसर्न नॉलेज रहे। ऑर्डर्स ऑन बिहाफ ऑफ फ्रॉम द मिनिस्टर्स whenever a member or the personal staff or a minister communicates to any officer an oral order on behalf of the minister, यानी कि वो है पर्सनल सेक्रेटरी हो गया, मिनिस्टर खुद से किसी ऑफिसर से बात करते हैं ना ओरली मैनर में, इट शैल बी कन्फर्म बाय हियर एंड हिम इन राइटिंग। यानी सीधी सी बात है यार, कोई भी बात करे, कोई ऑफिसर हो, लीगल हो, मिनिस्टर हो, कुछ हो, पर्सनल सेक्रेटरी हो, पी हो, कुछ भी हो, मुझे लीगली उनसे बात करनी ही करनी है, मुझे लीगली कंफर्मेशन चाहिए। आपने कुछ भी बात की है, आपकी उसके लीगल कॉम्प्लिकेशंस है, समझ रहे हो? सीधी सी बात। या पूरा भी पढ़ लो ना तो भी आपको सेम ही चीज़ मिलेगी। In all cases, an oral order which is not in accordance with the norms, rules, regulation or procedures, clear order from the secretary or the head of the department in case she is working or is under non-secretary organization should be sought immediately about the line of action to be taken, stating clearly the oral instruction are not in accordance with the rules, regulation, norms or procedure. ये सारी चीज़ों में ना आप वर्ड्स में उलझे रहोगे, पर अगर एक चीज़ चाहिए ना, सीधी सी बात है, मैं यहाँ समझाता हूँ। ये मंत्री है, मिनिस्टर है, ऑफिसर है, हायर ऑफिसर है, कोई भी है, इसने हमसे ओरली बात की, इंस्ट्रक्शन दिए। अब मेरा क्या बनता है? ये तो ओरल है भाई, मैंने ने उस टाइम पे नोट डाउन कर लिया। अगर मैं नहीं भी कर पाया ना, तो जब मुझे फ्री टाइम मिला आफ्टर सम टाइम, मैंने ना नोट कर लिया। जब मैंने ना नोट कर लिया ना, मैं इनसे कंफर्म कराऊंगा, मिनिस्टर हो, पीए हो, कोई भी हो, डीए हो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, इनसे मैंने रिटर्न कंफर्म कराने हैं, तभी ये इंस्ट्रक्शंस इम्प्लाई होंगे, तभी इन इंस्ट्रक्शंस को लीगली वैलिडेशन मिलेगी। सीधी सी बात, जिस्ट ऑफ इट। Confirmation of oral instruction. If an officer seeks confirmation of oral instruction given by a superior, the latter should confirm it in writing wherever such confirmation is sought. Receipt of communications from junior officers seeking confirmation of oral instruction shall be acknowledged by the senior officer or the personal staff of the minister, as the case may be. सीधी सी बात है कि मैंने जब अपने सीनियर ऑफिसर को भेजा तो वो इसे रिटर्न में ही कंफर्म करके देंगे, चाहे वो मिनिस्टर हो, मिनिस्टर किसी और को बोल दें जो कि उनका करीबी हो, मतलब पीए हो या कोई ऑफिसर कंसर्न हो, वो उनकी ओर से वो स्टैंप एंड साइन कर देगा कि हाँ मैंने ही इंस्ट्रक्शन दिए, ये प्रोसीजर और इंस्ट्रक्शन ऐसे ही फॉलो होंगे। देन कम्स द फाइलिंग ऑफ पेपर्स। Papers required to be filed will be punched neatly on the left hand top corner and tagged onto the appropriate part of the file. Notes, correspondence, appendix to notes and appendix to correspondence. ये हमारी अगेन लेफ्ट साइड नोट्स, ये हमारा correspondence और इसके साथ अटैच्ड है हमारे appendix to notes, appendix to correspondence. Both notes portion and the correspondence portion will be placed in a single file cover. Left end of the tag in the note portion will be tagged to the left side of the file and the right end of the tag will remain as such. And in case of the corresponding portion जो है right side में, right side of the tag will be tagged onto the right side of the same file cover and the left side of the tag will remain as such untagged. यहाँ पे मैं आपको इसका बता देता हूँ, चलो मैं इस पर आऊँगा ना अभी फिर से, तो मैं आपको तब समझाता हूँ, पर अभी साथ साथ ही समझ के चलो। ये एक फाइल है, लेफ्ट साइड मैंने आपको बताई ना नोट्स पोर्शन और कोरिस्पोंडेंस पोर्शन। अगर मैं लेफ़्ट साइड की बात कर रहा हूँ तो लेफ़्ट साइड हमारी टैग्ड है, ठीक है, राइट साइड हमारी ओपन, और जब राइट साइड की बात करें तो राइट साइड टाइड है और लेफ़्ट साइड ओपन। ये वो चीज़ है। रेफरेंस टू प्रीवियस कम्युनिकेशन
should be invariably indicated in the fresh receipt if there is a mention about it. If a file is not bulky, appendix to notes and appendix to correspondence may be kept along the respective note portion or the correspondence portion of the main file if these are considered as integral and important part. If the file is bulky, separate file covers may be used for keeping appendix to notes and appendix to correspondence. यहाँ पे हम यही समझ रहे हैं कि अगर फाइल बल्कि नहीं है तो हम सीधा नोट्स एंड कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन में ऐड कर देते हैं, पर अगर वो पूरी वॉल्यूमिनस है ना, यानी बल्कि है या उसमें एक्स्ट्रा फाइल लगेगी, तो हम सेम नाम की फाइल बना रहे हैं एंड उसमें अपेंडिक्स टू नोट्स एंड अपेंडिक्स टू कॉरेस्पॉन्डेंस ऐड कर देंगे, यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जब नोट्स का जिस नोट्स और कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन ऑफ द फाइल बिकम बल्कि, यानी 150 से 200 पेज को एक्सीड कर गई है, इट विल बी मार्क्ड वॉल्यूम 1 एंड जो भी फर्दर पेपर्स ऐड होंगे ना सब्जेक्ट पे, दे विल बी एडेड टू द न्यू वॉल्यूम ऑफ द सेम फाइल। यानी फाइल तो एक ही है पर काम अलग अलग। फाइल वॉल्यूम 1 नॉट ऑफ एनीथिंग बट अगेन गवर्नमेंट। वॉल्यूम 2 यानी काम एक ही है, बस एडिशनल इन्फॉर्मेशन आती गई। आपको ये कैसे समझाऊँ? अगर आपने किसी को देखा हो ना जो जेई की प्रिपरेशन करते हैं, उनकी बुक्स बनती हैं, अब क्योंकि उन्हें ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ये आईआईटी वगैरह एनजेई एडमिशन्स के लिए, तो उनकी जो बुक्स बनती है ना एक में तो नहीं कवर होगा। चलो इससे भी इसी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आप मान लो आप 6 to 10th क्लास में के बीच में पढ़ रहे हो। अब क्या होता है कि जब आप पढ़ते हो ना, आपकी इंग्लिश की बुक्स हैं, अब इंग्लिश में या तो मैं आपको लिटरेचर, ग्रामर, वोकेबलरी सब एक में पढ़ा दूँ। अब क्योंकि सब्जेक्ट तो इंग्लिश है ना, पर क्योंकि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो हर सेमेस्टर में वो इन्फॉर्मेशन डिवाइड हो रही है, या तो मैं एक ही बुक बना दूँ। पर अगर बुक बल्कि हो गई तो मैंने उसके वॉल्यूम्स लॉन्च कर दिए कि पहले सेमेस्टर में हम ये पढ़ेंगे, दूसरे सेमेस्टर में ये पढ़ेंगे, और वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 ऐसे करके। और ये सेम वॉल्यूम साथ में मतलब दी जाएंगी एंड इसमें जो नंबरिंग है ना वो एक कंटिन्यूटी में मेंटेन होगी ताकि एक सीक्वेंस बना रहे ऑर्डर का जब वो खुले एंड फाइल रीड हो। ऑन टॉप ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ द नोट पोर्शन इन each volume of the file number, name of the ministry department, name of branch section, subject of the file and classification of file will be mentioned. A similar procedure will also be followed to the file cover also. Arrangement of papers in a case. The papers in the case will be arranged in the following order from top downwards. पहला आएगा reference books, then notes portion of the current file ending with the notes for consideration, then running summary of facts आएंगी, draft आएगा जो कि approval के लिए देना है, and then the correspondence portion of the current file ending with the latest receipt issue or the case may be. Then आते हैं हमारे appendix to the notes and correspondence. फिर आती है हमारी standard guard file, हमारे standing notes और the reference holder. फिर अगर और कोई important document है, information आई है, जैसे extract of notes हो गए, correspondence from other files, copies or orders, resolution, gazettes etc. फिर आती है हमारी रिकॉर्डेड फाइल्स और लास्ट में हम आते हैं हमारे रूटीन नोट्स एंड स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट्स। अब इसे रेफरेंस करना है तो रेफरेंस होते कैसे हैं? ईच पेज एंड ईच पार्ट ऑफ द फाइल, जो हमारे नोट्स हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस हैं, अपेंडिक्स हैं टू नोट्स, अपेंडिक्स टू कॉरेस्पॉन्डेंस will be consecutively numbered in separate series on the top right hand corner. In an electronic environment, the number of page and the serial order and the serial number of the receipts issue will be generated automatically. यानी इलेक्ट्रॉनिक में तो आप समझ जाओ भाई सभी कुछ होता है, सभी मुझे आ जाएगी फाइल, सुबह सब साइन हो जाएगा, ऑटोमेट हो जाएगा। जब फिजिकल करना है तभी तो दिक्कत आती है ये। द डॉकेटिंग विल ऑल्सो टेक प्लेस इमीडिएटली। डॉकेटिंग होता है नोट्स पोर्शन को मेंटेन करना। पहले बता दो, ये आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स में आता है, क्लोजरी में आता है, जो कि आपके इंट्रोडक्शन से पहले आपको दी गई है। डॉकेटिंग का मतलब ये होता है वो नोट्स पोर्शन को मेंटेन करना, नोटिंग करना। It takes place immediately below the note which has culminated in issuance of the fair signed communication. The draft of letters issued have been crucial policy, financial and vigilance implication, where the drafts have been changed by the senior officers in the process of movement of file upwards, barring grammatical correction should also form a part of correspondence portion. The document under consideration on a file shall be flagged PUC and यानी वही ये document प्रोसेस अंडर कंसिडरेशन होता है, अंडर कंसिडरेशन एंड द लेटेस्ट फ्रेश रिसिप्ट नोटेड एज फ्रेश रिसिप्ट, यानी कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आई है। अगर कोई एक से ज़्यादा फ्रेश रिसिप्ट्स होती है ना तो वो FR1, FR2 यानी फ्रेश रिसिप्ट 1, फ्रेश रिसिप्ट 2 ऐसे ऐड ऑन होंगी,
जैसे वॉल्यूम की बात हुई हमने, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2. एंड टू फैसिलिटेट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेफरेंस to documents contained in other files after the removal of linked file. The number of files referred to will be quoted invariably in the note. Similarly, the number and the date of orders, notification, and the resolution, and in case of facts, rules and regulations, they are brief title together with the number of relevant section. ये भी मैं आपको अभी डायग्राम में समझा दूंगा एंड ये भी हम एजेंसी ग्रेडिंग उससे समझेंगे, वरना ऐसे आपको समझ नहीं आएगी. आपको मैं बहुत अच्छे से बताता हूँ. आपने एक समरी ले ली ना चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 की. अब हम स्टार्ट करते हैं मेन. चैप्टर 4 मैंने आपको बता दिया, इनिशियल सोर्स ऑफिसर्स, डीलिंग हैंड ऑफिसर, ये फाइल कैसे कंट्रीब्यूट करेगी. देन आते हैं हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेशन. ठीक, आपके ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स 9 से 5, 5:30 के बीच में क्या होता है, एंड उसके बाद अगर नॉन स्टैंडर्ड और डिजिटल है तो डिजिटल वे में क्या होगा. फिर आता है कि आपने उसे एक्नॉलेज कैसे किया. भाई आपको मान लो टीचर ने एक डायरी नोट दिया है, आपको कहा कि भाई अपने पेरेंट्स से साइन करा के लाना, तो आप कैसे कराओगे, ये चीज़ आप कैसे बताओगे, आपके पेरेंट्स कैसे बताएंगे, किस डेट को हुआ, आपके पेरेंट्स का नाम क्या है, ठीक है, साइन हुए या नहीं. तो सेम यही होता है, जिस ऑफिसर को ये मिला उसने अपना नाम लिखा, अपना साइन करा, अपना बताया कि उसकी डेजिग्नेशन, उसकी पोजीशन क्या है, किस मिनिस्ट्री के लिए वो है. ठीक है, डिजिटल ट्रांजेक्शन में तो ऑलरेडी वो हो गया था इस टाइम. देन आता है हमारा डायरेक्शन. अब हम आते हैं हमारे वर्टिकल असेंट में. मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, पहले आते हैं हमारी मिनिस्टर आता है, उसमें सेक्रेटरी आया, फिर जॉइंट सेक्रेटरी, असिस्टेंट, फिर हमारा अंडर सेक्रेटरी, ब्रांच ऑफिसर, फिर उसके अंदर हमारे डिवीजन हेड, सेक्शन ऑफिसर, डीलिंग हेड, ये सारे आते हैं. अब इन्फॉर्मेशन जो है ना वो हमेशा ट्रैवल अप करेगी एंड जो भी डिसीजंस है ना वो ट्रैवल डाउन करेंगे. ये हमेशा मेन पावर ऑफ सोर्स है, ये हमेशा एडवाइजरी का सोर्स है, और ये हमारे आते हैं प्रैक्टिकल सोर्स. रुको वाइट से करते हैं. पावर सोर्स जो फाइनल डिसीजन देंगे, ये होता है एडवाइजरी रोल, ये होता है थोड़ा ऑफिसर टाइप का रोल, और ये हमारे आते हैं जो प्रैक्टिकल उसे फॉलो करेंगे, जो उसे एक लिमिट तक पहुंचाएंगे. इसलिए डिसीज़न हमेशा कि भाई ये डिसीजन बना के दे रहे हैं इनके लिए, ये फॉलो होंगे, और ये इन्फॉर्मेशन जो इन्हें मिलेगी ऊपर जाएगी ताकि ये सही डिसीज़न ले पाए. एक बार जब डाक को आप डायराइज कर देते हो ना, डीलिंग हैंड ये डायराइज कर देगा, ये रिसिप्ट बन जाएगी, और ये वर्टिकल इंजन यानी इसके ऊपर ट्रैवल करेगी इन्फॉर्मेशन. देन आता है हमारा स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट्स एंड लेवल ऑफ डिस्पोजल. लेवल ऑफ डिस्पोजल तो मैंने आपको बता ही दिया वैसे ही, मिनिस्ट्री फाइल्स, और ये इन्फॉर्मेशन नीचे, इन्फॉर्मेशन ऊपर जाती है, जो डेलीगेशन की ये प्रोसेसेस होते हैं वो नीचे आएंगे. आपके स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट जो कि आपके जो नॉर्मल रेगुलर रूटीन बेसिस के काम होते हैं ना, उनके लिए नोट्स पोर्शन काम नहीं आता. आप लोगों को नोट्स नहीं बनाने उन चीज़ों के लिए. देन क्योंकि वो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है ना, रेगुलर बेसिस पे उनकी आपका बनेगा स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट्स. फिर आता है आपका परफेक्ट नोट, यानी आप नोट कैसे करते हो. पहला तो ऑब्जेक्टिव, आप कंसाइज, एनालिटिक और कम्प्लीटली फ्री करो से पर्सनल बायस से, आप कोई पर्सनल बायस नहीं दिखा रहे. देन आपने उसमें एग्जैक्ट वही इन्फॉर्मेशन लिखी है जो कि दी गई है, आपने कोई स्पेस वेस्ट नहीं करना, आपने कोई एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी है. एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट, वर्ड टू वर्ड चीज़ें होनी चाहिए. देन नोट्स मस्ट बी कम्प्लीटली कन्फाइंड टू द इशू एट हैंड, और कोई अपनी फिलॉसफी नहीं झाड़नी, सेम हर चीज़ में. देन मैंने आपको बताया ना, काटा पीटी नहीं होनी चाहिए काम की. जैसे है आपने ऐड किया, अब मान लो एक वे है कि मैंने यही चीज़ ना यहाँ लिखी है, ये चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, मैंने काट दी, फिर मैंने यहाँ लिखी, फिर काट दी, फिर मैं यहाँ लिखूँ. भाई ऐसे थोड़ी चलेगा, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, मुझे पसंद नहीं है, मैंने काटा नहीं है, पर मैंने नीचे अपने साइन लगा के अपने पूरा लिख करके मेरे सीनियर ऑफिसर ने अपने पॉइंट्स मेंशन कर दिए. अगर एक सीनियर डिसएग्री भी कर देना मैंने जो लिखा है, तो अपने इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट दे, पर उसे कोई राइट नहीं मिलता वो मेरे लिखे को काट दे, क्योंकि डैट कैन बी माल प्रैक्टिसेस एज वेल, कि राइट इन्फॉर्मेशन को दबाया गया या फिर कुछ भी हो सकता है, कुछ कहने को तो कुछ भी कह रहे हैं. फिर आता है हमारा, अगर जो अनरिटन चीज़ें हैं यानी ओरल डिस्कशन एंड इंस्ट्रक्शन है, वो कैसे हैंडल होंगी.
अगर मान लो कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन में प्लेस लेना है तो वो ओरली होगी, हर चीज़ तो फिजिकल नहीं हो सकती सोल्व। तो जो भी बातें होंगी वो आपने रिकॉर्ड करनी है, अगर रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो आप सीनियर ऑफिसर से उसे कंफर्म कराओगे। बस ये याद रखना है आपने। ओवरऑल ऑर्डर हो कुछ हो, यहाँ पे आपने अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को वो करवाना है। जब तक आपके इंस्ट्रक्शन फॉलो अप नहीं हो जाते, कंफर्म नहीं हो सकते, उस पर एक्शन लेना आपकी जिम्मेदारी है कि आप पहले सीनियर ऑफिसर, मिनिस्ट्री, पर्सनल सेक्रेटरी कहीं से भी वो कंफर्म कराओ। आज करवा सकते हो कराओ, पर जैसे टाइम मिले एट द अर्लीस्ट करवाओ। फिर आते हैं हमारे फाइलिंग ऑफ पेपर्स, ये नोट पोर्शन, ये कॉरस्पॉन्डेंस, और इसके पीछे हमारे अटैच होंगे अपेंडिक्स टू नोट्स पोर्शन, अपेंडिक्स टू कॉरस्पॉन्डेंस पोर्शन। अगर फाइल छोटी है तो आपने इसमें ही सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी, पर अगर बल्कि फाइल्स है ना तो आपने एक तो उसकी हार्ड कॉपी ना मांग के सॉफ्ट कॉपी मांगी, फिर आपने इसकी वॉल्यूम बना दी, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 एंड अपेंडिक्स बनते गए। देन द डॉकेटिंग, यानी आप नोटिंग कैसे करते हो, आप रेफरेंसिंग कैसे करते हो। एवरी पेज इन ईच पार्ट दैट इज नोट्स कॉरस्पॉन्डेंस अपेंडिक्स इज कंसिक्यूटिवली नंबर्ड, यानी टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे मैंने उसे अच्छे से नंबर किया है ताकि जब फाइल खुले मुझे एक अच्छे से पता हो कौन सा पेज किस नंबर पे है। जैसे मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ तो आप इस स्लाइड्स पे देख सकते हो 15, 16, 17, तो मुझे पता नहीं कंटिन्यूटी एक ऑर्डर मेंटेन्ड है। अगर मैं 16 को 15 की जगह पढ़ा दूँ तो आपको समझ आएगा नहीं ना, यही चीज़ है। देन कम्स द अर्जेंसी एंड रेफरेंसिंग, ये हमने बात की थी ना अर्जेंसी ग्रेडिंग, तो इससे हम क्या समझते हैं, सॉरी दिस इज नॉट अर्जेंसी ग्रेडिंग, तो यहाँ आता है इमीडिएट, यानी रेड आप बस कलर कोडिंग समझे, ये हमारी RGB लाइट्स हैं, ठीक है। आपने जैसे हमारी रेड लाइट होता है ना, जो हम रुक जाते हैं, जहाँ हम स्टॉप कर जाते हैं क्योंकि वो थोड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, सेम यहाँ पे इमीडिएट पर्पस है कि जहाँ पे ना एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एकदम अर्जेंसी ग्रेडिंग की ये चीज़ है, इमरजेंसी पर्पस की है कि हम सब काम छोड़ के इसमें लग जाएं। अर्जेंट की ठीक है, ये जल्दी से जल्दी काम हो, एंड आउट टुडे, एंड ऑफ द डे में हम ये करके दे दें। देन कम्स ऑफ लिंकिंग ऑफ फाइल्स, एक होती है एक्टिव फाइल और उसके पीछे लिंक फाइल। अब ये लिंक फाइल बनता क्यों है, जब भी कोई डिसीजन है ना जो रिक्वायर करता है एक रेफरेंस बनाना, ठीक है, जो सब्जेक्ट के रिलेटेड है, पर डायरेक्ट उसमें परमानेंटली मर्ज नहीं हो सकती, पर हम बस उससे रेफर कर सकते हैं इस सोर्स से, तो वो हम लिंक करके चलते हैं। देन द एड्स टू द प्रोसेसिंग, यहाँ पे हमने बात की थी ना, जो भी ये पेपर अंडर कंसिडरेशन होना चाहिए, अगर उसमें कोई भी फ्रेश रिसिप्ट आती है तो वो FR1, FR2, FR3 ऐसे ऐड होगी। एंड सेम हमारा यहाँ पे चलते हैं कि हमें कौन कौन सी फाइल्स उसमें ऐड करनी है। कि हमने यहाँ पे बात की थी ना अरेंजमेंट ऑफ पेपर्स इन कीस, कि पहले हमारे रेफरेंस बुक्स हो, फिर हमारे कार्ड फाइल्स हो, किस ऑर्डर में रहने चाहिए फ्रॉम टॉप टू डाउन ऑर्डर। तो दिस इज़ ऑल द जिस्ट ऑफ इट, एंड ये वीडियो आप देख लो, आप अच्छे से रिवाइज कर लो, एंड इफ़ यू डू लाइक द कंटेंट जस्ट कमेंट एंड आई विल जस्ट मेक अ टेलीग्राम चैनल फॉर यू और एनी लिंक वेयर यू कैन डाउनलोड द सेम नोट्स। थैंक यू सो मच। एंड अगर ये ना भी हो ना, आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट डाउनलोड करो, आप गूगल पे लिख भी दोगे ना CSMOP 14th एडिशन, आपको PDF आ जाएगी। आप ये वीडियो देखो, अच्छे से उसे रिवाइज करो, एंड सेम यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया भी है, आपको दिखाया भी, आपको विजुअलाइज भी करा दिया, ताकि आपको इन नोट्स पे भी कम रिलाई करना पड़े एंड आप ऑफिशियल ही डॉक्यूमेंट से पढ़ रहे हो। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, just like, share and comment on the channel. Thank you so much.